आज हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 4 में जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो चैप्टर 4 है उसमें सेक्शंस हैं 11 से लेकर 18 तक, 11 to 18 8 सेक्शंस हैं पूरे चैप्टर में। 4th चैप्टर में 8 सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन 11 वाइड मैरिज के बारे में बताता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 12 वाइडेबल मैरिज के बारे में बताता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। यानी पिछले क्लास में हमने चैप्टर 4 का सेक्शन 11 और सेक्शन 12 वाइड मैरिज एंड वाइडेबल मैरिज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 13 के बारे में। सेक्शन 13 डिवोर्स के बारे में बताता है। सेक्शन 13 में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स की चर्चा की गई है। विवाह विच्छेद के आधारों के बारे में इसमें व्यवस्थाएं हैं। तो सेक्शन 13 दो भागों में बटा हुआ है। सेक्शन 13 क्लॉज 1 और सेक्शन 13 क्लॉज 2। सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हैं वो विवाह के दोनों पक्षकारों के लिए है। सेक्शन 13 ग्राउंड, सेक्शन 13 क्लॉज 1 के ग्राउंड पर पति या पत्नी कोई भी विवाह विच्छेद के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। कॉमन ग्राउंड है डिवोर्स का। और सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जो कॉमन ग्राउंड्स हैं बोथ पार्टी के लिए वो कुल 11 हैं। 11 ऐसे आधार हैं जिन आधारों में से किसी भी आधार पर या किसी एक से अधिक आधार पर विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार पति या पत्नी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दे सकते हैं, याचिका फाइल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जो कॉमन ग्राउंड्स हैं बहुत पार्टी के लिए, विवाह के दोनों पक्षकारों के लिए, वो कौन कौन सा है। पहला ग्राउंड है डिवोर्स का एडल्टरी, जारता। एडल्टरी के अंतर्गत अगर विवाह के बाद कोई भी पक्षकार स्वेच्छा से अपने पति या अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो ये मामला एडल्टरी का बनता है, ये मामला जारता का बनता है। एडल्टरी का मामला तब बनता है जब विवाह के पश्चात विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से अगर शारीरिक संबंध कायम करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो मामला जारता का बनता है। जारता के बारे में इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 497 में भी बताया गया है। तो जब विवाह के किसी पक्षकार के द्वारा अगर जारता का ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, वो विवाह विच्छेद का आधार बनता है। लेकिन जिस समय कानून बना 1955 में, उस समय एडल्ट्री में प्रोविजन था कि जो भी पक्षकार जारता के दोषी हों, एडल्ट्री के जो भी दोषी हों, वो ये कार्य अनेकों बार कर चुके हों।
अनेकों बार पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर उनका शारीरिक संबंध हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ही एडल्ट्री के ग्राउंड पर जाड़ता के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका फाइल किया जा सकता है। लेकिन इसमें 1976 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और 1976 के संशोधन के बाद यह स्थिति कायम की गई कि एडल्ट्री के ग्राउंड पर अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल होता है तो एडल्ट्री का एक भी प्रयास, एक भी कार्य, एक भी ऑफेंस, एक भी अपराध काफी माना जाएगा विवाह विच्छेद के आधार के लिए। यानी 1955 में एडल्ट्री के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए एडल्ट्री का कई एक केस का होना आवश्यक था, लेकिन 1976 में व्यवस्था किया गया कि एडल्ट्री का अगर एक भी केस होता है, एक भी अपराध होता है, एक भी ऑफेंस होता है, तो वो एडल्ट्री के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा और विवाह विच्छेद की ज्ञप्ति पारित की जा सकेगी। इस आधार पर याचिका फाइल किया जा सकेगा। तो एडल्ट्री में 1976 में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एक ही कार्य को, एक ही अपराध को विवाह विच्छेद की याचिका के लिए उचित माना गया। दूसरा ग्राउंड है डिवोर्स का क्रूएल्टी, क्रूरता। जिस समय कानून बना 1955 में, उस समय क्रूएल्टी के ग्राउंड पर, क्रूरता के आधार पर सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन का ही प्रोविजन था। न्यायिक पृथक्करण के लिए ही याचिका प्रस्तुत किया जा सकता था, आवेदन दिया जा सकता था क्रूएल्टी के ग्राउंड पर। लेकिन 1976 में क्रूएल्टी के ग्राउंड में भी अमेंडमेंट किया गया और ये व्यवस्था की गई 1976 से कि क्रूएल्टी के ग्राउंड पर कोई भी पक्षकार, पत्नी हो या पति हो, अगर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन देना चाहती है, याचिका प्रस्तुत करना चाहती है, तो वो या तो न्यायिक पृथक्करण के लिए कर सकता है या कर सकती है, या फिर विवाह विच्छेद के लिए किया जा सकता है। क्रूएल्टी के आधार पर या तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए या डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया जा सकता है, जबकि 1955 में यह ग्राउंड सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन का ही था। तीसरा डिवोर्स का ग्राउंड बनता है डिजर्शन का, अभित्याग का। यानी बिना किसी उचित कारण के, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं हो, और वैसी स्थिति में बिना किसी उचित कारण के पति या पत्नी, विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को अगर त्याग दिए हुए हो, उसका ख्याल नहीं रखता हो, वैवाहिक कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो, तो वैसी स्थिति में ये डिवोर्स का आधार बनता है। लेकिन डिजर्शन के संबंध में भी 1976 में अमेंडमेंट हुआ। जिस समय कानून बना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, उस समय व्यवस्था की गई कि अभित्याग की जो स्थिति होगी, डिजर्शन का जो ड्यूरेशन होगा, वो कम से कम 2 वर्षों तक होना चाहिए। 2 वर्षों तक कम से कम कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को बिना किसी उचित आधार से, उचित कारण से
बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड पर अगर त्याग दिए हो तो वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए आवेदन दे सकती है। यानी 1955 में डिजर्सन का अभित्याग का जो आधार था वो डिवोर्स का नहीं था बल्कि जुडिशियल सेपरेशन का था, और उसमें व्यवस्था थी कि अभित्याग का जो अंतराल होगा, जो डिजर्सन का जो ड्यूरेशन होगा वो कम से कम 2 वर्षों तक होगा। लेकिन 1976 में यह व्यवस्था कर दिया गया कि डिजर्सन के ग्राउंड पर भी अगर पक्षकार चाहे तो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यानी 1976 से डिजर्सन, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स दोनों का आधार बन गया, जबकि 1955 में डिजर्सन सिर्फ न्यायिक पृथक्करण का ही आधार था, सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन का ही आधार था। दूसरा ग्राउंड है कन्वर्जन, यानी धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कानून बनने के समय से ही डिवोर्स का ग्राउंड रहा है, और आज भी कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन डिवोर्स का ही ग्राउंड है। इसमें जुडिशियल सेपरेशन संभव नहीं है। जब विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अपना धर्म ही परिवर्तित कर लेता है, धर्म ही बदल लेता है और हिंदू हो जाता है, तो वैसी स्थिति में इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन का अर्थ होगा कि ऐसा धर्म परिवर्तन जिससे वो हिंदू न रहे। अगर हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न शाखाओं में से किसी शाखा के अंतर्गत वो परिवर्तित होता है, उसके विचारधारा में, उसकी मान्यता में, उसकी आस्था में अगर परिवर्तन होता है, अगर वह आस्तिक से नास्तिक होता है, तो इसे धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे। हिंदू धर्म में बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे मत हैं, विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं। कोई आर्य समाजी है, कोई प्रार्थना समाजी है, कोई नंबूदरी है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई साकार ब्रह्म में विश्वास करता है, कोई निराकार ब्रह्म में विश्वास करता है। यानी हिंदू धर्म काफी व्यापक है। अगर उस धर्म के अंतर्गत अगर किसी विचारधारा में परिवर्तित होता है, किसी शाखा में परिवर्तित होता है, तो इसे हम धर्म परिवर्तन नहीं मानेंगे और इस आधार पर डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो ऐसा धर्म परिवर्तन करता है जिससे वो हिंदू नहीं रह जाता, यानी वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, यहूदी धर्म स्वीकार कर लेता है, अगर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, तो उसे धर्म परिवर्तन माना जाएगा और इस आधार पर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है। विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जो इससे प्रभावित है धर्म परिवर्तन से, वो इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। दूसरा आधार है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विकृत चित्त। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में हम लोगों ने ग्राउंड्स ऑफ हिंदू मैरिज के संदर्भ में भी पढ़ा। हमने देखा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में जो ग्राउंड्स ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज दिया हुआ है, जिसके वायलेशन में मैरिज के ऊपर लीगल इफेक्ट होता है, तो सेक्शन 5 का जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 है मेंटल कैपेसिटी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सेक्शन 5 क्लॉज 2 मेंटल कैपेसिटी की अगर विवाह के पक्षकारों में से किसी पक्षकार की अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, साउंड माइंड का नहीं है, विकृत चित्त का है, तो विवाह जो होगा वो मैरिज
वैलिडेबल माना जाएगा। लेकिन यह स्थिति तब जब विवाह के समय या विवाह के पहले की होगी। लेकिन अगर विवाह के समय विवाह के दोनों पक्षकार बिल्कुल ही साउंड माइंड के हैं, स्वस्थ मानसिक स्थिति के हैं, स्वस्थ चित्त के हैं, और विवाह के बाद अगर इस तरह की कोई परेशानी उत्पन्न होती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का स्टेज आता है, तो वैसी स्थिति में ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। मैरिज के समय है तो ये वैलिडेबल मैरिज का ग्राउंड बनता है। लेकिन मैरिज के बाद अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति होती है तो वो डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। जिस समय कानून बना 1955 में, उस समय व्यवस्था थी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जो स्थिति होगी वो कम से कम 3 वर्षों तक होगी। 3 वर्षों से कम 3 वर्षों से अगर विवाह का पक्षकार मानसिक विकृति से ग्रसित है, विकृत चित्त का है, तो इस आधार पर प्रभावित पक्षकार न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन 1976 में इसका जो ड्यूरेशन था, 3 वर्षों का जो समय अवधि थी, जो अंतराल था, 3 वर्षों के समय के अंतराल को समाप्त कर दिया गया। अब अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति है, विकृत चित्त की स्थिति है, तो स्थिति के बाद कभी भी जो प्रभावित पक्षकार हैं, वो पत्नी हो या पति हो, जो भी हो, वो इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दे सकते हैं, याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा आधार है विवाह विच्छेद के लिए लेप्रोसी, कोढ़, कुष्ठ रोग। अगर विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अगर कुष्ठ रोग से ग्रसित है, असाध्य कुष्ठ रोग से ग्रसित है, तो वैसी स्थिति में इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए पिटीशन फाइल किया सकता है। डिवोर्स का ग्राउंड लेप्रोसी बनाया गया है 1955 में, और जो भी प्रभावित पक्षकार हैं, अफेक्टेड पार्टी हैं, उनको ये लीगल राइट है कि वो लेप्रोसी के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा आधार है डिवोर्स का वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज यानी रति जन्य रोग, ऐसा बीमारी, ऐसा रोग जो अस्वस्थ वर्धक शारीरिक संबंध की वजह से होता है और जिससे फैलने की प्रकृति होती है। अगर किसी व्यक्ति को वेनरल डिजीज है, रतिजन्य रोग है, ऐसा बीमारी है जो रति से संबंधित है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है, तो वैसी स्थिति में जो प्रभावित पक्षकार हैं वो इस आधार पर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का डिवोर्स का एक ग्राउंड वेनरल डिजीज भी 1955 में बनाया गया। लेकिन जिस समय कानून बना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उस समय वेनरल डिजीज की भी जो अवधि थी, जो अंतराल था, जो समय का अंतराल था, वो 3 वर्षों का था, कम से कम 3 वर्षों का। यानी अगर 3 वर्षों से कोई पक्षकार वेनरल डिजीज से ग्रसित है, तो उसके बाद दूसरा पक्षकार इसी आधार पर डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 1955 में वेनरल डिजीज का ड्यूरेशन बनाया गया मिनिमम 3 इयर्स। लेकिन 1976 में वेनरल डिजीज का जो ड्यूरेशन था, जो बीमारी की जो अवधि थी, उस अवधि को समाप्त कर दिया गया। अब वेनरल डिजीज के ग्राउंड पर 1976 के अमेंडमेंट के बाद कभी भी प्रभावित पक्षकार डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
नेक्स्ट ग्राउंड है रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड। रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड यानी संसार परित्याग। संसार परित्याग का मतलब होता है संसार को त्याग देना, सिविल डेथ जिसको माना जाता है। रिश्ते, नाते, संबंध, दायित्व, कर्तव्य, सब कुछ जब व्यक्ति त्याग देता है तो उसे हम संसार का परित्याग करते हैं। अगर विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार संसार का परित्याग कर दिया हो, सन्यासी हो गया या देवदासी हो गई हो, जैसी भी स्थिति हो, पत्नी या पति कोई भी पक्षकार सन्यासी हो जाए या देवदासी हो जाए, यानी संसार का परित्याग कर दे, तो इस आधार पर जो प्रभावित पक्षकार होंगे, जो दूसरे पक्षकार होंगे, वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकेंगे। रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड, संसार के परित्याग पर डिवोर्स ही ग्रांट किया जा सकता है। जुडिशियल सेपरेशन इसमें संभव नहीं है। न्यायिक पृथक्करण का इसमें कहीं स्कोप नहीं है, क्योंकि जिसने संसार ही त्याग दिया हो, जो सन्यासी हो गया हो, जो देवदासी हो गया हो, वो तो प्राकृतिक रूप से ही अलग हो चुका हो, वो कानूनी रूप से उसे अलग क्या किया जा सकता है। इसलिए रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन ही फाइल किया जा सकता है और न्यायालय डिवोर्स ही ग्रांट करती है। डिवोर्स का नेक्स्ट ग्राउंड है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रकल्पित मृत्यु। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रकल्पित मृत्यु, यानी किसी व्यक्ति के बारे में जब ज्ञात नहीं होता है तो कानून ये प्रकल्पना कर लेती है, कानून ये प्रिज्यूम करती है, मान लेती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अगर कोई व्यक्ति जो अगर जीवित होता तो कम से कम उन लोगों को भी जानकारी होती जो उनसे जुड़े हुए हैं। उन लोगों को भी उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन लोगों को अवश्य ही जानकारी होती अगर वो व्यक्ति जीवित होता। जब ऐसी स्थिति होती है तो कानून उस व्यक्ति को मृत मान लेता है, जिसे प्रकल्पित मृत्यु कहते हैं, जिसे प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कहते हैं। इसका ड्यूरेशन है 7 वर्ष, 7 years। अगर 7 वर्ष या इससे अधिक समय से किसी विवाह के किसी पक्षकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है, उन व्यक्तियों को भी नहीं है जिन व्यक्तियों को अवश्य सूचना होती, जानकारी होता, अगर वो जीवित होता, तो वैसी स्थिति में इस आधार पर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का जो ग्राउंड है, इसमें भी डिवोर्स ही ग्रांट होता है, इसमें जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति नहीं होती। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 108 में भी मृत्यु की अवधारणा के बारे में बताया गया है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो लेक्स लोसी लॉ है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके भी सेक्शन 108 में एविडेंस के संदर्भ में, साक्ष्य के संदर्भ में प्रकल्पित मृत्यु, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का प्रोविजन है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का प्रोविजन है। इसका ड्यूरेशन है कम से कम 7 वर्ष। दूसरा आधार है कि अगर न्यायालय किसी पक्षकार को जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट किया, किसी आवेदन के आधार पर विवाह के पक्षकारों में जुडिशियल सेपरेशन अगर ग्रांट हुआ है और उस जुडिशियल सेपरेशन के दरमियान भी संबंध सामान्य नहीं हो सके,
तो वैसी स्थिति में ये जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड ही डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। 1955 में जिस समय कानून बना उस समय यह व्यवस्था थी कि अगर जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति के बाद भी 2 वर्षों तक अगर संबंध सामान्य नहीं हुए, अगर साहचर्य नहीं हुआ, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो वैसी स्थिति में उस पक्षकार को जिसने पहली बार विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दाखिल किया था, उस पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह इसी आधार पर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सके। लेकिन फिर इसमें 1964 में अमेंडमेंट किया गया। जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड पर जो डिवोर्स ग्रांट होता है उसमें 2 बार अमेंडमेंट हुआ है। एक बार हुआ 1964 में और फिर एक बार अमेंडमेंट हुआ 1976 में। तो जिस समय कानून बना 1955 उस समय जुडिशियल सेपरेशन का ड्यूरेशन 2 वर्ष रखा गया कि अगर 2 वर्ष तक संबंध सामान्य नहीं हुए तो जो पक्षकार पहली बार न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किए थे उनको यह अधिकार होगा कि वो इसी आधार पर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकें। फिर इसमें 1964 में अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के बाद यह व्यवस्था की गई कि अब यह आवश्यक नहीं है कि पहली बार जो पक्षकार न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया वो ही इस आधार पर दूसरी बार भी डिवोर्स का पिटीशन फाइल करे, यह अब आवश्यक नहीं रहा, बल्कि दूसरी बार यानी जुडिशियल सेपरेशन के 2 वर्षों तक कायम रहने के बाद भी अगर स्थिति सामान्य नहीं हुआ तो पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इस आधार पर कि संबंध सामान्य नहीं हो सका, 2 वर्ष का भी समय बीत गया, डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन उस समय ड्यूरेशन जो था वो 2 वर्ष तक ही था। जो 1955 में 2 वर्ष ड्यूरेशन था वो 2 वर्ष ड्यूरेशन कायम रहा 1964 में। सिर्फ पक्षकार के बारे में अमेंडमेंट किया गया कि कोई भी पक्षकार पिटीशन फाइल कर सकता है, जबकि 55 में 1955 में व्यवस्था था कि नहीं, पहली बार जो पक्षकार न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करेंगे वही पक्षकार फिर इस आधार पर दूसरी बार भी याचिका प्रस्तुत करेंगे। इसमें अमेंडमेंट किया गया 1964 में। लेकिन ड्यूरेशन जो 2 वर्ष का था वो कायम रहा। फिर इसमें 1976 में अमेंडमेंट हुआ और 1976 में अमेंडमेंट के बाद ये व्यवस्था की गई कि जुडिशियल सेपरेशन में संबंध सामान्य नहीं होने का जो अंतराल है, जो ड्यूरेशन है 2 वर्ष का, उसको 2 वर्ष के बदले में 1 वर्ष कर दिया गया कि नहीं, अगर जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट होने के 1 वर्ष के बाद भी अगर संबंध समान नहीं हुआ तो कोई भी पक्षकार न्यायालय में इसी आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसलिए 1976 में 2 वर्ष का जो समय का अंतराल था उसको संशोधन कर 1 वर्ष कर दिया गया। फिर इसके बाद एक ग्राउंड बनता है डिवोर्स का कि अगर कोई पक्षकार हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के अंतर्गत न्यायालय में पिटीशन फाइल किया। सेक्शन 9 में फेल्योर टू ओबे डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, यानी कंजुगल राइट के लिए जो सेक्शन 9 में जिसका प्रोविजन किया गया है, तो कंजुगल राइट के पुनर्स्थापना के लिए, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए अगर कोई पक्षकार न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करता है और न्यायालय के आदेश के बाद भी
1 वर्ष से अगर अधिक समय हो जाता है और उस दरमियान संबंध सामान्य नहीं होता है, जिसे आदेश दिया गया न्यायालय के द्वारा डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के ओवे के लिए, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट ओवे के लिए जिसे आदेश दिया गया, अगर वो इसमें विफल रहा है तो वैसी स्थिति में जो प्रभावित पक्षकार होंगे उन्हें यह अधिकार होगा कि वो न्यायालय में इसी आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सके। यानी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन देने का एक आधार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के आदेश की अवहेलना है या आदेश के पालन में असफलता है, और इस आधार पर पक्षकार डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है। फेल्योर टू ओबे डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में मेंशन किया हुआ है। जिस समय कानून बना 1955, उस समय व्यवस्था थी कि अगर 1 वर्ष या इससे अधिक समय से अगर दाम्पत्य कर्तव्य के पालन करने में वो असफल रहा है न्यायालय के आदेश के बाद भी, तो वैसी स्थिति में जो पक्षकार पहली बार न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया सेक्शन 9 के अंतर्गत, वही पक्षकार दूसरी बार भी इसी आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा। इसमें ड्यूरेशन 1 वर्ष रखा गया और पक्षकार में यह व्यवस्था की गई कि जो पक्षकार पहली बार न्यायालय आया वही पक्षकार इस आधार पर फिर दूसरी बार न्यायालय आ सकेगा, यानी वही इस ग्राउंड पर पिटीशन फाइल कर सकेगा फेल्योर टू ओबे डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के ग्राउंड पर। लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुआ और 1976 के अमेंडमेंट के बाद यह व्यवस्था की गई कि नहीं, कोई भी पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के असफल हो जाने के बाद कोई भी पक्षकार इसी आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। 1955 की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और ये व्यवस्था 1976 में अमेंडमेंट के बाद बनाया गया कि कोई भी पक्षकार इस आधार पर दाम्पत्य कर्तव्य के पुनर्स्थापना के असफल हो जाने के आधार पर कोई भी पक्षकार न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्शन 13 में कुल 11 आधार हैं, 11 ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के, लेकिन न्यायालय को यह डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, यह अधिकार दिया गया है कि कुछ मामलों को छोड़कर, यानी जैसे सेक्शन 13 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 कन्वर्जन धन परिवर्तन, सब क्लॉज 6 रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड संसार का परित्याग, इन आधारों के अतिरिक्त किसी भी आधार पर वो या तो जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर सकता है या डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। लेकिन इन आधारों पर धर्म परिवर्तन के आधार पर, संसार परित्याग के आधार पर, प्रकल्पित मृत्यु के आधार पर, कन्वर्जन के ग्राउंड पर, रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड के ग्राउंड पर और फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के ग्राउंड पर अगर पिटीशन फाइल होता है डिवोर्स का, तो न्यायालय उसमें डिवोर्स ही ग्रांट करेंगे। लेकिन किसी दूसरे आधार पर अगर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन आता है तो उस पर यह माननीय न्यायपालिका के
विवेक के ऊपर है कि वो चाहे तो न्याय पृथक्करण की आज्ञप्ति दे सकते हैं या फिर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जो आधार हैं विवाह विच्छेद के वो कॉमन हैं, दोनों पक्षकारों को प्रदान किए गए उन आधारों पर, यानी सेक्शन 13 क्लॉज 1 में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर विवाह के कोई भी पक्षकार आवेदन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 13 क्लॉज 2 जिसे 1976 में संशोधन के बाद जोड़ा गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में 1976 में अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 13 क्लॉज 2 इसमें जोड़ा गया, जिसमें 4 ऐसे आधार वर्णित किए गए, 4 ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब किया गया, जिस आधारों में से किसी आधार पर डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का अधिकार पत्नी को दिया गया। सेक्शन 13 क्लॉज 2 में जो विवाह विच्छेद के आधार हैं उन आधारों पर सिर्फ पत्नी को ही डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का अधिकार है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि पत्नी को जो डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का अधिकार है, जो 1976 में अमेंडमेंट के बाद उन्हें प्रदान किया गया, वो कौन कौन से आधार हैं। थैंक यू वेरी मच।